नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी बिलीव इन इक्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। असहमति का स्वागत करें। याद रखें, अगर दोनों ही पार्टनर हमेशा सहमत हो जाते तो उनमें से एक की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कोई नया पहलू दिखाई जाता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था तो कृतज्ञ रहें, उस तरह आपका ध्यान दिलाया गया है। शायद यह असहमति एक अवसर हो जिससे आप गंभीर गलती करने के पहले ही उसे सुधार सकें। अपनी पहली भावना पर भरोसा न करें। अपनी पहली भावना पर भरोसा न करें। जब भी हमारे सामने मुश्किल परिस्थिति आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया सुरक्षात्मक होती है। सावधान रहें, ठंडे दिमाग से सोचें। ठंडे दिमाग से सोचें और अपनी पहली प्रतिक्रिया पर नज़र रखें। हो सकता है कि इस समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में न होकर अपने निकृष्टतम रूप में हों। अपने गुस्से पर काबू रखें। अपने गुस्से पर काबू रखें। याद रखें, किसी व्यक्ति का आकार इस बात से नापा जा सकता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है। पहले पूरी बात सुनें। अपने विरोधियों को बोलने का मौका दें। अपने विरोधियों का बोलने का मौका दें। उन्हें अपनी पूरी बात कहने दें। उनका विरोध न करें, बहस न करें, खुद का बचाव न करें। इससे दीवार खड़ी होती है। इसके बजाय समझ के पुल बनाने का प्रयास करें। गलतफहमी की ऊंचाई दीवारें खड़ी न करें। सहमति के क्षेत्र खोजें। जब आप अपने विरोधियों की पूरी तरह बात सुन लें तो उन बिंदुओं से अपनी बात शुरू करें जिन पर आप अपने विरोधी से सहमत हों। मेरे दोस्तों, ये जो कोट मैंने लिया है लोक व्यवहार प्रसिद्ध पुस्तक डेल कार्नेगी की है। छोटी छोटी बातें अगर ज़िंदगी में नोट की जाएं, समझी जाएं, सीखी जाएं तो जीवन में एक क्रांति पक्का आने वाला है। सोर्स ऑफ न्यूज़ ऑफ टुडे इज विकास की वैक्सीन से हो रहा है आतंक का अंत। विकास की वैक्सीन से हो रहा है आतंक का अंत। अनुच्छेद 370 और 35 के खात्मे और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद विकास की तेज हुई रफ्तार में आतंकियों को हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी आतंकियों की सक्रियता के कारण कभी मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले कुपवाड़ा में इसे साफ देखा जा सकता है। यहाँ एक भी व्यक्ति स्वायत्तता या आज़ादी की चर्चा करता नहीं मिला, बल्कि सभी विकास योजनाओं की कमी की शिकायत करते मिले। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग इसी जनता की बड़ी उम्मीद का परिणाम बताते हैं। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कभी यह जिला स्थानीय आतंकियों की नर्सरी कहा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ केवल 3 स्थानीय आतंकी ही बचे हैं। सुरक्षा एजेंसियाँ उन्हें भी तलाशने में जुटी हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान का साथ सबसे लंबी 173 किलोमीटर के नियंत्रण रेखा वाले इस जिले में कुपवाड़ा आतंकियों की घुसपैठ अभी भी जारी है। मई के पहले हफ्ते में विदेशी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मियों की मौत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कुपवाड़ा में अशांति फैलाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय समर्थन के अभाव में आतंकी दूसरे जिलों का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गोलियों और बमों के धमाके के साए में पले बड़े युवाओं में सब ने मुंह तोड़ मोड़ना शुरू कर दिया। कुपवाड़ा के लंगेड़ ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन शौकत हसन पंडित कहते हैं, यहाँ के युवा खेलकूद, पढ़ाई और अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते हैं। बीडीसी चेयरमैन बनने के बाद सरकार के सहयोग से पिछले 1 साल भीतर शौकत पंडित लगभग 8 एकड़ में खेल का मैदान बनाने में सफल है। आज इसमें 40 से 50 गाँव के हजारों बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलने आते हैं। हर दिन कोई न कोई मैच हो रहा है। अब वे यहाँ फ्लड लाइट लगाने की योजना बना रहे हैं ताकि बच्चे शाम को वॉलीबॉल खेल सके। कुपवाड़ा जिला सेब की खेती के लिए भी जाना जाता है। कुपवाड़ा जिला सेब की खेती के लिए जाना जाता है। कुपवाड़ा जिला सेब की खेती के लिए भी जाना जाता है। कुपवाड़ा जिला सेब की खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हर साल 3 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, लेकिन परंपरागत सेब के पौधों की उत्पादकता काफ़ी कम होने के कारण किसान की स्थिति दयनीय बनी हुई थी। परंपरागत सेब की जगह विदेशी सेब के पौधों को लगाने की अब तक की कोशिश सफल नहीं रही। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इटली से उच्च उत्पादकता वाले सेब के पौधों को यहीं विकसित कर सब्सिडी पर इन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की योजना परवान चढ़ी है। सरकार की योजना आने वाले सालों में सेब के परंपरागत पौधों को नए पौधों से पूरी तरह से बदलने की है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, बुरा दौर शायद बीता, सुधार धीमा। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन इकॉनमी के लिए बुरा दौर अब संभवतः बीत चुका है। अप्रैल के संकट के बाद इकॉनमी अब सुधार के रास्ते पर है, मगर सुधार की रफ्तार कमजोर है। इसका कारण यह है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक पीरियड के कई बिंदिशें हैं, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों को सीमित दायरे में आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसमें ज़रूरत है कि इकॉनमी की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और ज़रूरत के हिसाब से कदम उठाए जाए। वित्त मंत्रालय के मासिक रिपोर्ट में कहा गया कि कृषि सेक्टर इकॉनमी को संकट से उबारने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट में कोविड संकट के दौरान सरकार के बढ़ाए कदमों का समर्थन किया गया है। कहा गया है कि इसका असर कई सेक्टरों पर नजर आ रहा है। इधर इंडस्ट्री चैम्बर फिकी और एसोचैम का कहना है
कि हमने पहले से ही सुझाव दिया था कि अनलॉक के तीसरे चरण में छूट बढ़नी चाहिए, मल्टीप्लेक्स और मेट्रो को खोल देना चाहिए। एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद का कहना है कि हमें संभल कर मगर रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनमानस में राम गहरे, बहुत गहरे समाय आराध्य ही नहीं, हर रूप में सामने आने वाले आदर्श व्यक्ति भी हैं। वह जन जन के ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारत ही नहीं, सारी दुनिया और समस्त मानवता के लिए अनुकरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कर्तव्य पालन की जो सीख दी वह आज भी दारा दिखती है। इस सीख से यह राष्ट्र हर दिन हर क्षण प्रेरित होता है और इसलिए वह उनकी जन्मस्थली पर उनके नाम के मंदिर की स्थापना को लेकर पुलकित है। राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी प्रतीक्षा पूरी होना त्रेता युग के राम की कलयुग में एक और विजय है। इसी के साथ विजय है धैर्य की, इसी के साथ है विजय है धैर्य की, भरोसे की और आदर्शों पर चलते रहने की, जिजीविसा की। चूँकि यह धर्म अधर्म पर धर्म की विजय भी है, इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन जन जन को आनंदित करने वाला एक उत्सव है। अयोध्या में राम के नाम का मंदिर बनाना उनकी महिमा का गान भी है और देश की सांस्कृतिक चेतना को बल देने वाले प्रेरणा स्रोत का प्रकाशमान होना भी। यह अवसर भारतीयता के उद्घोष के साथ ही इस संकल्प का पुनर्पाठ भी है कि हम भारत के लोग राम की विजय करते और उनकी गाथा गाते कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे, बिना थके बिना रुके, बिना थके बिना रुके। स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न हो जाएं तो भी मेरे नज़दीक उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, वह है रामराज्य। रामराज्य शब्द का भावार्थ यह है कि इसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, यह कार्य धर्मपूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। यह याद रहे कि रामराज्य स्थापित करने के लिए हमें जिस गुण की आवश्यकता है वह तो सभी वर्गों के लोगों में मौजूद है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी 20 मार्च 1930 को हिंदी पत्रिका नवजीवन में स्वराज और रामराज्य के शीर्षक से लिखे एक लेख का अंश। अयोध्या में नए युग के सूत्रपात की तैयारी। मैं कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री। मेरी अंतिम इच्छा यही कि मेरे जीवन काल में ही मंदिर बन जाए और मैं उसके दर्शन कर सकूं। राम मंदिर की शान का दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। जय जय राम लला। झिलमिलाते दीप राम लला की आराधना को आतो, पीले रंग में रंगे मकान इस शुभ कार्य का संदेश हर घर पर लहरा रही है भगवा रंग की पताका। शक्तिशाली व समृद्धशाली भारत का प्रतीक होगा मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में राम मंदिर के लिए आधारशिला रखने से एक दिन पहले मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, यह मेरे और सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और भावात्मक दिन है। उन्होंने बताया, इस मंदिर के लिए 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकालने के दायित्व का निर्वहन किया था। एक वीडियो संदेश में आडवाणी ने कहा, मेरी धारणा है कि श्री राम मंदिर सभी के लिए न्याय के साथ साथ मजबूत, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। यह सुशासन का प्रतीक होगा। यह मंदिर हमारे ऐसे साम्राज्य राम राज्य का प्रतीक होगा जहाँ किसी की उपेक्षा नहीं होगी। आडवाणी राम मंदिर के आंदोलन के शिल्पकारों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राम जन्मभूमि की मुक्ति और अयोध्या में मंदिर निर्माण का आह्वान करते हुए उन्होंने 1990 में रथ यात्रा निकाली थी। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 1990 के नियति ने मुझे सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा के रूप में महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का अवसर दिया। इस यात्रा में अनगिनत लोगों ने भागीदारी की और इसने अनगिनत लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी ऊर्जा का साकार को। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति में श्री राम का बहुत आदरणीय स्थान है। यह सम्मान, अनुग्रह और मर्यादा के प्रतीक है। मेरा विश्वास है यह मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगा। सिविल सेवा परीक्षा में दिल्ली के जतिन को दूसरा स्थान। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए। भारतीय राजस्व सेवा के 2019 के बैच के अधिकारी प्रदीप सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। जतिन किशोर को दूसरा, प्रतिभा वर्मा तीसरे स्थान पर। प्रतिभा ने महिलाओं के वर्ग में टॉप किया। जतिन प्रतिभा भी सेवारत अधिकारी हैं। प्रदीप सोनीपत हरियाणा, जतिन दिल्ली और प्रतिभा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के। चौथे स्थान पर पलवल हरियाणा के हिमांशु जैन और छठे स्थान पर दिल्ली की विशाखा यादव हैं। यूपीएससी ने 829 सफल प्रतियोगियों की सूची जारी की।
प्रदीप सिंह ने कहा, यह सपने के साकार होने जैसा है। मैं समाज के कमज़ोर बच्चों के लिए काम करना चाहूँगा। मेरा जोर शिक्षा व कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने का रहेगा। प्रदीप किसान के बेटे और फरीदाबाद में सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी में प्रमोशन पर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश कैडर के रूप में गृह राज्य हरियाणा को चुना। उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी। दूसरा स्थान हासिल करने वाले 26 वर्ष जतिन किशोर भारतीय आर्थिक सेवा के 2018 के बैच के अधिकारी और ग्रामीण विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक पद पर हैं।